सबको ये कल वाले हैंडआउट्स विजिबल है? कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल क्या क्या पढ़ा था बताओ? ग्रुप भी ओपन है तुम्हारे लिए, तुम ग्रुप पे भी मैसेजेस कर सकते हो। ब्लॉक रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज, सूडो एलआरयू और एक क्वेश्चन किया था, ठीक है? चलो देखते हैं। हमने सबसे पहले ये देखा था कि तीन तरीके के कैश हम पढ़ रहे हैं अभी तक। एक डायरेक्ट मैप्ड कैश होता है, एक फुली एसोसिएटिव होता है और एक एन वे सेट एसोसिएटिव होता है। एन वे में हमने 4 मान के चला था कि एन की वैल्यू 4 है। अगर यहीं पे एन की वैल्यू 1 हो जाती है तो उसको हम डायरेक्ट मैप्ड कैश बोल देते हैं। फर्स्ट जो अभी यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है हमने, ये वाला, ये वाला, ये हमने किसका लिया? फुली एसोसिएटिव का लिया। कि यहाँ पे अगर कोई भी हमें रिप्लेस करना है ब्लॉक तो हम किसी को भी रैंडमली बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह पे नया ब्लॉक डाल देंगे, ठीक है? फिर हमने देखा कि एक होता है कि 4 वे सेट एसोसिएटिव मान लो, ठीक है? 4 वे सेट एसोसिएटिव में क्या होता है, या 2 वे का एग्जांपल लिया था हमने। 2 वे में क्या हो रहा है कि हमने दो दो के सेट बना दिए, दो दो के सेट बना दिए। अब अगर किसी भी ब्लॉक को रैम से हमें उठाना है तो हम उस पर्टिकुलर एक सेट के अंदर किसी भी ब्लॉक से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि सेट 0 में लेके आना है नया वाला ब्लॉक, ठीक है? तो हमने कोई ब्लॉक उठाया, सेट 0 में गए, सेट 0 में देखा दो ब्लॉक्स है, तो दो में से जो हमें कम यूजफुल लग रहा है हम उसको निकाल देंगे। डायरेक्ट मैप में क्या होता है, डायरेक्ट मैप में हमें उसी को निकालना पड़ता है जो एक्चुअल में दे रखा है, लाइक पोजीशंस फिक्स्ड होती है उनकी। सेट का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है डायरेक्ट मैप में। तो अगर कोई पर्टिकुलर ब्लॉक है जो हमें लेके जाना है कैश के अंदर, तो कैश के अंदर कोई पर्टिकुलर ब्लॉक होगा, उसी को हटाना पड़ेगा हमें। फिर चाहे वो सीपीयू के काम का है चाहे नहीं है, हो सकता है कि अगली बारी में सीपीयू उसको वापस मांग ले तो हमें फिर से रैम से उठा के उसको लेके आना पड़ेगा, ठीक है? तो ये तीन तरीके के हमने सेट्स पढ़े थे कैश। एक मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ब्लॉक रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज देखी थी। देखो, तीन तरीके के थे, डायरेक्ट मैप था, एक फुली एसोसिएटिव था और तीसरा क्या था, एनवे सेट एसोसिएटिव। तो डायरेक्ट मैप में तो कंफर्म है ना कि हमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक को हटाना है और एक को लेके आना है, उसमें तो किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन फुली एसोसिएटिव में हमें देखना पड़ेगा कि ब्लॉक तो हमें पता है कि कौन सा लेके आना है कैश के अंदर, लेकिन कैश के अंदर से कौन सा ब्लॉक को बाहर भेजना है जगह बनाने के लिए वो हमें अभी नहीं पता। उसके लिए हमें स्ट्रेटेजीज देखनी पड़ेगी। वैसे ही जो एन वे एसोसिएटिव होते हैं, 4 वे एसोसिएटिव, 16 वे एसोसिएटिव, उनमें हमें देखना पड़ता है कि हम कौन से ब्लॉक को बाहर निकालें ताकि सीपीयू की एफिशिएंसी पे ज्यादा फर्क ना पड़े। बहुत तरीके की होती है ब्लॉक रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज। एक होती है रैंडम, रैंडम में हम किसी को भी बाहर निकाल देते हैं। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले कैश के अंदर एंटर किया था उसको निकाल दो बाहर। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कैश के किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर जो लास्ट में एंटर हुआ है, जो लेटेस्ट एंटर हुआ है उसको बाहर निकाल दो। फोर्थ था लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। हम देख रहे थे कि जो भी सीपीयू ने जिन भी वेरिएबल्स को एक्सेस किया, जैसे सपोज करो सीपीयू ने पहले बी टू को एक्सेस किया, फिर बी थ्री को किया, फिर बी वन को, फिर बी फोर को, बी टू, बी फोर, फिर वापस बी फोर को एक्सेस किया, फिर बी वन को किया। तो हमने ये पूरा एनालाइज किया कि कौन सा ऐसा ब्लॉक था सब में से जो सबसे आखिरी बार यूज हुआ था, मतलब लाइक बहुत देर पहले यूज हुआ था, उसका रिसेंटली यूज नहीं हुआ। तो हमने देखा कि बी वन जो है, बी वन को तो अभी अभी यूज की है सीपीयू ने, बी फोर को उससे पहले किया था, बी टू को उससे पहले किया था, तो बी थ्री है जो बहुत पहले यूज हुआ था, तो हम बी थ्री को बाहर निकाल देंगे। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रखते हैं कि पिछले 2 मिनट में कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसको सबसे कम बार यूज किया गया, तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। सूडो एलआरयू में क्या करते हैं, हम एक बाइनरी ट्री बनाते हैं। एक मैकेनिज्म होता है कि जिससे हम देखते हैं कि कौन से ब्लॉक को बाहर निकालना है। हम अगर मान लो हमने बी को एक्सेस करना है, तो जो भी एरोज बाकी
ब्लैंक रेक्टेंगल या ब्लैंक जो स्क्वायर्स बना रखे हैं उनसे जो भी एरोज निकल रहे हैं वो बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए। जैसे ए और बी में से अगर मैं बी को एक्सेस कर रहा हूँ तो एरो ए की तरफ मुड़ जाएगा। जो उससे पहले वाला बॉक्स है अगर मैं बी को एक्सेस कर रहा हूँ तो एरो जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। वैसे सारे एरोज चेंज हो जाएंगे ऐसे। ये होता है सूडो एलआरयू। उसके बाद हमने क्या देखा था, नोट रिसेंटली यूज्ड, कि जस्ट सपोज करो कि सीपीयू ने एक्सेस किया पहले ए को, बी को, फिर ए को, फिर सी को, फिर एफ को, ऐसे करते करते लास्ट में सी को एक्सेस किया। अब सीपीयू जेड को एक्सेस कर रहा है लेकिन जेड कैश मेमोरी में है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश में से किसी एक ब्लॉक को बाहर निकालना पड़ेगा और जेड को लेके आना पड़ेगा अंदर। तो हम किसको बाहर निकालेंगे, हम सी को छोड़ के किसी भी बाकी में से किसी भी रैंडम को बाहर निकाल देंगे। वो होता है नॉट रिसेंटली यूज्ड। ऑप्टिमल क्या होता है, ऑप्टिमल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि हमें पता चल जाए काश पहले से ही कि सीपीयू इन फ्यूचर क्या मांगने वाला है। तो जिनको अगर सीपीयू इन फ्यूचर मांगने वाला है उनको हम बाहर नहीं निकालेंगे कैश से, हम उनको कैश से बाहर निकालेंगे जिनको सीपीयू इन फ्यूचर नहीं मांगने वाला। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आप पता लगा ही नहीं सकते ना कि सीपीयू फ्यूचर में क्या मांगने वाला है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम नए नए जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप करें उनकी जो एक्यूरेसी हो वो ऑप्टिमल के बराबर हो। ऑप्टिमल की एक्यूरेसी ऑब्वियसली 100% है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी जितनी ज्यादा ऑप्टिमल के पास होगी उतना अच्छा हमारा एल्गोरिदम होगा। फिर हमने देखा था कि री रेफरेंस इंटरवल प्रिडिक्शन होता है। इसमें क्या होता है, हम हर एक ब्लॉक को एक पर्टिकुलर नंबर दे देते हैं। अगर तो हम उस ब्लॉक को किसी पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल में यूज कर रहे हैं तो उसको एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, बाकी सबको डिक्रीमेंट कर देते हैं। ऐसे करते करते मान लो ए बी सी और डी ब्लॉक के सबको 8 8 नंबर दे रखा था हमने। ए को एक्सेस किया तो हमने ए का एक नंबर बढ़ा दिया, बाकी सबका कम कर दिया। ऐसे करते करते कभी सीपीयू ने ई मांगा तो ई को कैश के अंदर लाना है तो ऑब्वियसली कैश में से ए बी सी डी में से किसको हटाना पड़ेगा, तो हम उसको हटाएंगे जिसकी ए बी सी और डी में से सबसे कम वैल्यू बची होगी लास्ट में जाके। जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा कि ए बी सी और डी में से सी की वैल्यू सबसे कम बची थी 3 लास्ट में जाके, तो हमने सी को बाहर निकाल दिया। इसमें कोई डाउट है तुम्हें? कैश टेक्निक्स डेटा कैसे कब निकालें, इसका मतलब क्या हुआ, कैश टेक्निक्स डेटा कैसे कब निकालें, थोड़ा एक्सप्लेन करना। मैं अभी आया। आप पूछ रहे थे ना कि क्या पढ़ाया, फीफो एलआरयू, वो बताया कैश में। अच्छा अच्छा। वन डाउट इन सूडो, सूडो में क्या डाउट है? मोहित, सूडो में क्या डाउट है तुम्हें? Explain with entering the data. Like we have 4 way. Please explain sudo LRU again. चलो ठीक है। Add 5 6 7, how to add? ये add 5 6 7 तो कंसेप्ट ही अलग है ना, जब हम वो पाइपलाइनिंग पढ़ रहे थे।
एक्सेप्ट द डाटा ऑलरेडी प्रेजेंट इन फ्लोर में। मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैं सूडो एलआरयू वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार मुझे पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करके क्वेश्चन भेजो। आज क्या है, 20 अक्टूबर। देखो सूडो एलआरयू क्या कहते हैं, एलआरयू का मतलब होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। तो सूडो एलआरयू एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है जो एग्जैक्टली लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पे वर्क नहीं करता, बट वो काफी हद तक हमें रिजल्ट दे देता होता है। जो एक्चुअल एलआरयू है उसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा हार्ड है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। सूडो एलआरयू को इंप्लीमेंट करना थोड़ा इजी होता है, इसलिए हम सूडो एलआरयू के अप्रोच से जाते हैं। सूडो एलआरयू क्या कहता है कि सपोज करो कि तुम्हारा कैश ब्लॉक है ये। हम 4 को लेके करते हैं एक बार, ठीक है। ये सपोज करो इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया, इसको सी दिया और इसको डी दिया। अब ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू एक्सेस करना चाहता है कुछ ब्लॉक्स कैश में से। ये हमारा सीपीयू है और ये हमारा कैश है। सीपीयू एक्सेस करना चाहता है कैश से। सीपीयू ने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे बी एक्सेस करना है, ठीक है। फिर सीपीयू ने कहा कि मुझे सी करना है, ए करना है, डी करना है, डी करना है, ए करना है, सी करना है, बी करना है, फिर वापस से ए करना है, फिर उसने कहा कि मुझे ई करना है। हमें पता है कि यहाँ तक के जो भी ब्लॉक्स पूछ रहा है सीपीयू वो हमारे पास कैश में ऑलरेडी पड़े हैं, लेकिन जो ई ब्लॉक है ये रैम के अंदर पड़ा है, कैश के अंदर हमारे पास नहीं पड़ा है। तो जब हम ई को लेके आएंगे कैश के अंदर तो ऑब्वियसली ए बी सी और डी में से हमें एक को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम किसको बाहर निकालेंगे? सूडो एलआरयू कहता है कि आप एक बाइनरी ट्री बनाओ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये आपने वर्टेक्स बना लिया। जो सबसे मेन वर्टेक्स है उसके ऊपर 2 आइटम्स है, उसके नीचे 2 आइटम्स है। अब मैंने और वर्टेक्स बनाए। इस वाले वर्टेक्स के ऊपर ए है, नीचे बी है। इस वाले वर्टेक्स के ऊपर सी है, नीचे डी है। ये नोड्स हैं बेसिकली, वर्टेक्स कह लो, नोड्स कह लो, ठीक है। अब सीपीयू ने कहा कि बी को एक्सेस करना है। तो सूडो एलआरयू से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? ये जो मैं कंसेप्ट अभी बताने जा रहा हूँ, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि हमें कौन से ब्लॉक को बाहर निकालना है ई को लेके आने के लिए। तो सबसे पहले सीपीयू ने एक्सेस किया बी को। सीपीयू ने बी को एक्सेस किया तो यानी कि हमें क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोस चलाने हैं। ये जो डॉट था, ये वाला जो डॉट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, इसके ऊपर है या नीचे है बी? नीचे है। तो बी इसके नीचे, तो हम एरो ऊपर की तरफ चलाएंगे। अब ये वाला जो डॉट है मेन, इसके ऊपर है बी या इसके नीचे है? ऊपर है, तो यानी कि एरो हम नीचे वाली साइड चलाएंगे। एरोज हमेशा ऑपोजिट साइड में चलाने हैं उस चीज के लोकेशन के। अब सी आया, सी आया तो ये वाला देखते पहले डॉट, सी ऊपर है कि नीचे है? इसके ऊपर है, तो हमने एरो नीचे चलाया। अब इस वाले पे वापस आना पड़ेगा हमें, ये जो बड़े वाला है, क्योंकि इससे इसके लेवल से सी नीचे है, तो हमें एरो ऊपर चलाना पड़ेगा। और हम ये जो पहले हमने चलाया है इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। फिर हमने ए को एक्सेस किया। ये ए को एक्सेस किया तो हमें एरो नीचे चलाना पड़ेगा, हमें ये वाला एरो इरेज करना पड़ेगा। ये जो ए है ये इस बड़े वाले वर्टेक्स से ऊपर है, तो फिर से हमें एरो नीचे चलाना पड़ेगा। एक मिनट।
अब ए को एक्सेस कर रहे थे इसलिए वापस एरो नीचे चलाना पड़ा। अब हम डी को एक्सेस कर रहे हैं, डी को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये जो है ये वाला पॉइंट, सपोज करो मैंने इसको नाम दे रखा है नोड 1, N1, N2 और ये N3। अब N3 के नीचे है डी, तो मेरे को एरो ऊपर चलाना है और ये वाला एरो चेंज कर देना। वैसे ही जो N1 है, N1 के नीचे डी आता है, तो मैं एरो ऊपर चला दूंगा, नीचे वाला एरो इरेज कर दूंगा। फिर वापस से डी आता है तो डी का सेम ही है, क्योंकि डी है तो N3 के नीचे डी है तो ऊपर एरो ऑलरेडी है, और N1 के नीचे डी है तो ऊपर एरो ऑलरेडी है। फिर हमने ए को एक्सेस किया, ए को एक्सेस किया तो N2 के ऊपर ए आता है तो N2 के नीचे एरो चला दिया। N1 के ऊपर ए आता है इसलिए हमने एरो नीचे चला दिया, ये वाला एरो हम हटा देंगे। फिर आता है सी, सी को एक्सेस कर रहे हैं हम, तो एरो हमें डी की तरफ करना पड़ेगा, ये वाला, इसको इरेज कर दो, ये वाला जो है, क्योंकि N1 के नीचे सी आता है तो हमने N1 से ऊपर एरो चला दिया। फिर बी की बारी, बी को एक्सेस कर रहे हैं तो एरो ए की तरफ चलेगा, क्योंकि N1 के ऊपर आता है बी, तो हमें एरो ये भी हटाना पड़ेगा, ये लगा दिया। फिर आता है ए, हमने ए को एक्सेस किया तो बी की तरफ एरो चलाया और ए की तरफ वाला हटा दिया, और N1 तो ऑलरेडी नीचे ही रहेगा क्योंकि N1 के ऊपर ही आता तो एरो नीचे जाना चाहिए। अब हमें ई को लेके आना है। हमारे पास 4 ब्लॉक्स थे, ए बी सी और डी, 4 ब्लॉक्स थे। अब हमें ई चाहिए, सीपीयू कह रहा है कि मेरे को ई चाहिए। अब ई कैश मेमोरी में है नहीं, लेकिन कैश में लाना जरूरी है, तो हम इनमें से किसको बाहर निकाल लें। सूडो एलआरयू कहता है कि N1 से चलो, सबसे बड़ा नोड जो है उससे चलो, और एरो को फॉलो करते जाओ, जहां पे जाके एरो रुक रहा है ना उसको बाहर निकाल दो। यानी कि इस बार हम डी को बाहर निकाल देंगे और जो रैम के अंदर ई पड़ा था उसको यहाँ पे ला देंगे। ये सूडो एलआरयू है, इस पे न्यूमेरिकल पक्का आएगा, ये सेम प्रोसेस तुम्हें फॉलो करनी है। देखो मेरी क्लास के बाद नेप्टल की सारी वीडियोस देखने का मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरा काम क्या है, मैं कॉन्सेप्ट्स को सिंपल करके बता रहा हूँ, एग्जांपल्स देके बता रहा हूँ, लेकिन बेस्ट टीचर तो ऑब्वियसली सर है ना यार। पेपर भी सर ही डिजाइन करेंगे, सब कुछ सर ही करेंगे, सिलेबस सर ने बनाया है। तो अगर तुम उनकी वीडियोस देख लोगे ना तो तुम्हें एक तो समझ आ जाएंगी उनकी चीजें, जो स्टार्टिंग में तुम्हें लग रहा था कि सर का समझ नहीं आ रहा, वो समझ आ जाएगा तुम्हें सर का। साथ में कुछ दो दो छोटी छोटी चीजें होती है जो थ्योरेटिकल होती है, जो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, जो शायद तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें। तो वो चीजें भी तुम देख सकते हो सर की वीडियोस में। एक बार तुमने सर की वीडियोस देखी ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर बढ़ जाएगा, तुम एग्जाम के लिए स्ट्रेस्ड आउट नहीं होगे। तो बेटर है कि एक बार सर की वीडियोस देख लिया करो, 2x पे करके देख लिया करो, तो भी समझ आ जाएगी तुम्हें, क्योंकि तुमने ऑलरेडी मेरे से पढ़ रखा है। ठीक है, अब सूडो एलआरयू क्लियर हुआ सभी को? सूडो एलआरयू क्लियर हुआ? ये सिर्फ एक मेथड है ये निकालने का कि हमें कौन से ब्लॉक को बाहर भेजना है। तो ऑडियो वैसे क्लियर आ रही है क्या? ठीक है, चलो हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या चाहते हैं हमेशा कि प्रोसेसर जो है हमारा वो एफिशिएंट हो, वो जितनी जल्दी काम कर सके उतनी जल्दी करे, जितने ज्यादा इंस्ट्रक्शन एक बारी में प्रोसेस कर सके उतने करे। ठीक है, हमारा हमेशा सीओए पढ़ने का मेन मोटिव ही होता है कि हम प्रोसेसर को और एफिशिएंट और फास्ट बना सकें। प्रोसेसर की स्पीड तुम्हें पता है ऑलरेडी बहुत फास्ट होती है, लेकिन कैश की जो स्पीड होती है, जो बाकी रैम की स्पीड होती है, वो सीपीयू से मैच नहीं करती होती है, उनकी स्पीड बहुत कम होती है सीपीयू से। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि जो स्पीड है कैश वगैरह की वो मैच कर जाए सीपीयू के साथ।
उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजें यूज करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कैश को हमने 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया, L1 L2 L3। L1 को सबसे छोटा रखा ताकि वो सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करे, फटाफट काम हो जाए। ठीक है, हमारा मेन काम क्या है कि हमें अगर 100 इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम, तो हम ऑब्वियसली एक इंस्ट्रक्शन पे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगा। हमें ऑन एवरेज देखना पड़ता है कि हमें टोटल कितना टाइम लगता है। तो कैश मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट्स में एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, एवरेज एक्सेस टाइम। एवरेज एक्सेस टाइम का मतलब टोटल टाइम टेकन टू प्रोसेस n instructions divided by total instructions। टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, n ही है। ठीक है, एवरेज एक्सेस टाइम क्या होता है कि टोटल टाइम हमें कितना लगा कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो उतने पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस थे। इससे हमें क्या मिलेगा कि एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में ऑन एवरेज हमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये जो है ये लेमन वाला फॉर्मूला जो भी लिखा है। एक्चुअल फॉर्मूला अगर कैश के कॉन्सेप्ट से देखो, कैश के पर्सपेक्टिव से देखो, तो तुम्हें मिलता है, अच्छा तुम खुद ही बना लोगे, मेरे को लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो वापस बताओ मेरे को, मैंने तुम्हें बताया कि ये सीपीयू है, ये कैश है, और ये रैम है। अगर 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 हिट होता है, हिट होने का मतलब कि सीपीयू ने कोई रिक्वेस्ट भेजी, कैश के पास गई, और कैश ने वो वापस भेज दी क्योंकि कैश के पास पड़ी थी, तो इसको हम बोलते हैं हिट टाइम। एक इंस्ट्रक्शन के लिए हर बार कैश में देखा तो जाएगा ही, हमें जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए कैश में देखा तो जाएगा ही ना कि वो कैश में पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो यानी कि ये जो टाइम लग रहा है, ये जो सीपीयू से L1 सीपीयू से कैश में जाने का टाइम जो लग रहा है, और कैश से सीपीयू में जाने का जो टाइम लग रहा है, ये तो हर इंस्ट्रक्शन में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अगर कैश में हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें रैम से उठाना पड़ेगा। तो कैश रैम को कुछ भेजेगा रिक्वेस्ट, और रैम से डेटा निकल के आएगा। ये हर बार नहीं होगा, ये कभी कभार होगा। ये कब होगा, जब हमारे पास मिस होगा। ये हमेशा चाहे मिस हो चाहे हिट हो, ये तो होगा ही होगा। लेकिन ये जो चीज है, ये वाली तभी होगी जब मिस होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये इसको बोलते हैं हिट टाइम, जो कि हमेशा होना ही होना है। तो यानी कि ये हो गया हिट टाइम, प्लस ये जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ये। लेकिन ध्यान से देखो, एक्स्ट्रा टाइम हर बार नहीं लग रहा, हर इंस्ट्रक्शन को एक्स्ट्रा टाइम लगता। ये जो हिट टाइम है ये तो हर इंस्ट्रक्शन को लग रहा है। एक्स्ट्रा टाइम जो है ये हर इंस्ट्रक्शन को नहीं लग रहा, ये तभी लग रहा है जब मिस हो रहा है। तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं एवरेज एक्सेस टाइम का, हिट टाइम, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन को हिट टाइम तो लगेगा ही लगेगा, प्लस मिस रेट इनटू मिस पेनाल्टी। मिस पेनाल्टी क्या है, ये जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, इसको मिस रेट से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास कुछ ही पर्टिकुलर सिनेरियोज होते हैं जहां पे मिस होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि 100 इंस्ट्रक्शन थे, 100 में से 90 पे हिट मिल गया। ठीक है, तो जो बचे 10 इंस्ट्रक्शन, उसका हम रेट निकालेंगे, मिस रेट यानी कि क्या होगा, 0.1 हो जाएगा मिस रेट, 10 डिवाइडेड बाय 100, वो मिस रेट हो गया, इनटू मिस पेनाल्टी। मिस पेनाल्टी जैसे मान लो 10 सेकंड लगे, इस हिसाब से हमें ये फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज एक्सेस टाइम इक्वल्स टू हिट टाइम प्लस मिस रेट इनटू मिस पेनाल्टी। ठीक है, अब एवरेज एक्सेस टाइम यानी कि एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का जो हमारा टाइम है वो है। क्या हम चाहते हैं कि हमारा एवरेज एक्सेस टाइम कम हो या ज्यादा हो, क्या चाहते हैं, रिप्लाई करो। हमारा एवरेज एक्सेस टाइम कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। एवरेज एक्सेस टाइम कम होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि हम ज्यादा इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर पा रहे हैं विद इन पर्टिकुलर टाइम में, है ना।
तो अब आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा कि या तो हम हिट टाइम को कम करें। हिट टाइम को कम करेंगे यानी कि जो टाइम लग रहा है हमें कैश से डेटा लाने में, वो कम टाइम लगेगा, तो उससे हमारी एवरेज एक्सेस टाइम जो है वो भी कम हो जाएगी। या फिर हम मिस रेट को कम कर दें, ताकि जो मिस रेट कम होगा तो हमारी मिस पेनल्टी भी कम होगी। या फिर हम मिस पेनल्टी को कम कर दें कि जब हमारा मिस हो ही गया तो हमें जो रैम से ब्लॉक लेके आना है उसको लाने में कम टाइम लगे। लेकिन ये तीनों चीजें कर पाते नहीं हम। क्यों? क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट होती है। अगर तुम एक को कम करने की कोशिश करोगे ना तो दूसरी बढ़ जाएगी। काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है इनका। तो आज देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं। हमारा मोटिव क्या है? नंबर वन मोटिव, हिट टाइम को कम कर दो। सेकंड मोटिव कहता है मिस रेट को कम कर दो। थर्ड मोटिव कहता है कि मिस पेनल्टी को कम कर दो। ठीक है, इस पे वापस आते हैं। एक चीज और बता देता हूँ कि मिसेस क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि मिस क्या होता है। मिस तब होती है जब हम कोई कैश ब्लॉक रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो कैश में नहीं होता, या फिर अगर सीपीयू ने रिक्वेस्ट किया और वो L1 कैश में नहीं मिला तो हम उसको मिस बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मिसेस क्या होते हैं पहले ये पढ़ना जरूरी है। तीन तरह के मिसेस होते हैं। फर्स्ट मिसेस मानते हैं कंपलसरी मिस। सपोज करो कि तुमने अभी अभी अपना लैपटॉप जो है वो ऑन किया, तो तुम्हें पता है कैश जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है। जब तक लैपटॉप ऑफ था कैश के अंदर कुछ नहीं पड़ा था। जैसे ही तुम लैपटॉप को ऑन करोगे, ये तुम्हारा सीपीयू है और ये तुम्हारा कैश है, ये खाली पड़ा था, ये भरने लगा अब। ठीक है, तो जब भी ये रैम है, जब भी पहली बार कोई एलिमेंट उठ के कैश के अंदर जाता है तो वो होता है कंपलसरी मिस। मान लो सीपीयू था, सीपीयू को चाहिए ए, सीपीयू ने ए मांगा। अब ऑब्वियसली तुमने अभी अभी लैपटॉप ऑन किया है तो कैश में ए नहीं पड़ा होगा ना। कैश तो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी पे काम करता है, लेकिन अभी तो तुमने ऑन ही किया तो कैश को क्या पता कि मैं क्या उठा के लेके आऊं रैम से। तो जब पहली बार तुमने किसी चीज को रिक्वेस्ट किया है, तुमने ए को अगर आज पहली बार रिक्वेस्ट किया है, तो रैम से जब उठ के कैश में आएगा ए, तो उसको हम बोलते हैं कंपलसरी मिस। सीपीयू ने रिक्वेस्ट किया कैश से, कैश के पास ए नहीं था क्योंकि अभी भी स्टार्ट ही किया तुमने सीपीयू, तो कैश गया रैम के पास, रैम से ए मिला और कैश ने ए लाके सीपीयू को दे दिया। ये जो ए नहीं मिला हमें कैश के अंदर, ये एक मिस था, और इस तरीके के मिस को बोलते हैं कंपलसरी मिस, जो कि होने ही थे। दूसरे होते हैं कन्फ्लिक्ट मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस क्या होता है? ये तुम्हारा सीपीयू था, इसके अंदर ए बी सी डी पड़ी थी, ये रैम, ये एक तुम्हारा कैश था, ये रैम है। सपोज करो कि ए बी सी डी है, सीपीयू मस्त मजे से मांग रहा है एबीसीडी, सीपीयू ने एकदम से ई मांग लिया, तो ई पड़ा था रैम के अंदर, तुम ई लेके आए और तुमने ए को बाहर निकाल दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अगली बारी में या फिर कुछ दो तीन बारियों के बाद सीपीयू ए को एक्सेस कर लेता है वापस से। तो अब सीपीयू ने ए मांगा कैश के पास, लेकिन कैश के पास इस वक्त क्या पड़े हैं, बी सी डी और ई, क्योंकि ए तो निकल चुका है ई के आने पे। तो अब ए कैश के अंदर नहीं है, सीपीयू ने ए मांग लिया। अब सीपीयू रिक्वेस्ट करेगा कैश से कि मेरे को ए ला के दो, लेकिन कैश बोलेगा मेरे पास तो ए है ही नहीं, मैं तो पहले ही निकाल चुका। तो कैश रैम के पास जाएगा, रैम के पास तो सब कुछ पड़ा होता है, तो रैम दे देगा ए, फिर कैश सीपीयू को ए ला के दे देगा। ये जो मिस होता है इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस क्या, कि एक ऐसी चीज जो ऑलरेडी कैश में पड़ी थी लेकिन हमने किसी और चीज की वजह से उसको बाहर निकाला, और बाद में हमें पता चला कि उस चीज की वापस जरूरत पड़ रही है जो हमने बाहर निकाला। इस केस में ए है, ए कैश के अंदर ऑलरेडी पड़ा था आराम से, लेकिन हमें ई लेके आना था तो हमने ए को निकाल दिया। बाद में पता चला कि ए तो वापस सीपीयू मांग रहे हैं तो हमें ए को वापस लाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस। तीसरा होता है कैपेसिटी मिक्स, कैपेसिटी मिस। ये सीपीयू था, ये ए बी सी डी है, ये रैम है। सपोज करो कि ए बी सी डी जो है
सीपीयू ने एक्सेस की ए बी सी डी ई एफ बहुत सारी चीजें एक्सेस कर ली, लेकिन जो तुम्हारी मेमोरी है, जो कैश है, वो सिर्फ 4 ब्लॉक्स को एक बारी में सपोर्ट कर रही है, और तुम्हें बाकी भी चाहिए, तो बाकी तो ऑब्वियसली रैम में पड़े होंगे, लेकिन कैश के अंदर अभी नहीं आ रहे, कैश के अंदर अगली टर्न में लाना पड़ेगा तुम्हें। तो ये क्या कैपेसिटी का इशू आ रहा है। अगर यहीं पे हमारे कैश की मेमोरी एक्स्ट्रा होती तो हम ई एफ जी एच भी स्टोर करवा सकते थे, लेकिन कैश लिमिटेड साइज का था, तो उसमें लिमिटेड चीजें आ सकती थी, इसलिए जो अब ई का मिस हो रहा है वो कैपेसिटी मिस होता है। ठीक है, चलो ये थोड़ी थोड़ी बातें थी, हम वापस आते हैं। हमारा मेन मोटिव था कि हम या तो हिट टाइम कम कर दें, या मिस टाइम कम कर दें, या मिस पेनल्टी कम कर दें। इनको कम करने की अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती है, हम देखते हैं सारी स्ट्रेटेजीज क्या हैं। देखो, हम आते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 1 पे। देखो, अगर हम ब्लॉक का साइज लार्ज कर दें, जो हमारा ये था कैश, हमारे पास इतना डेटा पड़ा था पहले, ठीक है, अगर हम इसको, ये ब्लॉक को एक्सटेंड कर दें, तो हम एक बारी में थोड़ा ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा डेटा स्टोर। अब क्या होगा, सपोज करो कि यहाँ पे सिर्फ ए और बी आ रहे थे, तो हमने यहाँ पे सी डी भी स्टोर करवा दी है। अब सीपीयू अगर सी डी को मांगता तो हम यहाँ से उठा के दे देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे मिसेस कम हो गए, मिसेस कम हुए तो हमारी मिस पेनल्टी नहीं लगी, तो यानी कि मिस पेनल्टी भी कम हो गई हमारी। मिस पेनल्टी कम नहीं, बेसिकली मिस रेट कम हो गया हमारा, जहां पे हमें पहले मिसेस मिल रहे थे, अब हमें मिस कम मिल रहे हैं। तो लार्ज ब्लॉक साइज से क्या होगा, तुम्हारा मिस रेट कम हो जाएगा। ठीक है, इससे मिस रेट कौन सा कम होगा, कंपलसरी मिस कम होगा। कंपलसरी मिस घटेंगे। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि रैम थी ये तुम्हारी, रैम में ए और बी पड़े थे, सीपीयू ने सिर्फ ए और बी को रिक्वेस्ट किया, तुम ए भी ले गए, लेकिन तुम्हारे पास और स्टोरेज था तो तुम सी डी भी ले गए। तुमने बेसिकली क्या किया, स्पेशियल लोकेलिटी का यूज किया, कि ए भी मांग रहा है सीपीयू, शायद सी डी भी मांग ले, तो हम ले गए। अब जब ऐसे ले गए और सीपीयू ने बाई चांस रिक्वेस्ट कर लिया सी डी को, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास ऑलरेडी कैश में पड़े, तो तुम सर्विस कर सकते हो ना सीपीयू को, तुम दे सकते हो सीओडी, तो उससे तुम्हारा मिस कम हो गया, तुम्हें एक्स्ट्रा जाना नहीं पड़ा रैम के पास, तुमने ऑलरेडी पहले से सीडी ला के रखे थे। ये होता है लार्ज ब्लॉक साइज का फायदा। लार्ज ब्लॉक साइज से बाकी कुछ नुकसान भी होते हैं। क्योंकि तुम स्पेशल लोकेलिटी का यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि सीपीयू के पास तुम यूजलेस डेटा ले आओ। तुम ऑब्वियसली डेटा तो और लेके आ रहे हो, लेकिन हो सकता है तुम यूजलेस डेटा ले आओ, जो कि सीपीयू के काम का नहीं है। तुम्हें नहीं पता ना कि सी और डी सीपीयू के काम आएंगे कि नहीं आएंगे। सीपीयू ने ए भी मांगा था, तुम सीडी साथ में ले, अगर सीडी मांग लिया तो बहुत अच्छी बात है, सीडी नहीं मांगा तो तुमने बेसिकली स्टोरेज वेस्ट कर दी, जो तुमने सीडी लाने में मेहनत किया वो वेस्ट चले गए, यूजलेस डेटा। कॉन्फ्लिक्ट मिसेस बढ़ते हैं लार्ज ब्लॉक साइज में। तुमने ब्लॉक का साइज लार्ज किया, लेकिन कैश की मेमोरी तो सेम ही है, कैश मेमोरी सेम है, साइज सेम है मेमोरी का, तुमने ब्लॉक साइज बढ़ा दिया। ब्लॉक साइज बढ़ा दिया तो यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम हो गए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम हो गए, तो अगर कोई नया ब्लॉक तुम्हें अंदर लेके आना है, तो तुम्हें एक ब्लॉक बाहर निकालना भी पड़ेगा, और ये बहुत फ्रीक्वेंट प्रोसेस होगी, क्योंकि तुम्हारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स ही थोड़े हैं, तो तुम्हें बार बार नए ब्लॉक्स लाने पड़ेंगे, पुराने निकालने पड़ेंगे, और उससे कॉन्फ्लिक्ट मिसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, मिस पेनल्टी बढ़ेगी। मिस पेनल्टी कैसे, मान लो जहां तुम ये 16 बाइट्स है, मान लो पहले ब्लॉक 16 बाइट्स का था, अब 32 को हो गया। अगर पहले मिस हो रहा था, तो तुम पहले सिर्फ 16 बाइट्स ही ट्रांसफर कर रहे थे रैम से सी कैश के अंदर, लेकिन अब तुमने 32 बाइट्स का कर दिया, तो तुम्हें एक बारी में 32 बाइट्स ट्रांसफर करने पड़े हैं। 32 बाइट्स ट्रांसफर करने पड़े, यानी कि तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा, जितनी ज्यादा डेटा ट्रांसफर करोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम लग रहा है, इसी को हम मिस पेनल्टी बोलते थे। जब कैश में हमें कोई चीज नहीं मिली, तो हम रैम से लेने गए, वो मिस पेनल्टी होती थी। तो इस बार मिस पेनल्टी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि पहले 16 बाइट्स ही लाने पड़ रहे थे, अब 32 बाइट्स लाने पड़ रहे हैं, ज्यादा लोड लेके आ रहे हैं हम, तो ज्यादा टाइम लगेगा।
कैपेसिटी मीन्स भाई यही होता है सिर्फ कि कैश के अंदर तुम्हें बहुत सारी चीजें चाहिए थी, पर कैश के अंदर सारी चीजें नहीं आ सकती एक बारी में, ठीक है। यहीं पे अगर कैश का साइज ज्यादा होता तो तुम ले आते वो सब चीजें, लेकिन नहीं है, और सीपीयू एक्सेस करना चाहता है उनको, तो वो कंपलसरी मिस भी हो सकता है, वो कॉन्फ्लिक्ट मिस भी हो सकता है कि वो कैपेसिटी मिस हो जाए, क्योंकि सिर्फ कैपेसिटी के इशू के कारण ये सब हो रहा है, ना तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और ना कंपलसरी मिस है, कंपलसरी मिस पहले हो चुका होगा। दूसरा क्या चीज कर सकते हो तुम कैश का साइज बढ़ा सकते हो। देखो अगर तुमने कैश का साइज बढ़ा दिया तो तुम ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक स्टोर कर सकते हो कैश में। ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक स्टोर है तो यानी कि तुम्हारे पास ए बी सी डी तो पहले से थे, अब ई एफ भी स्टोर कर सकते हो तुम। तो कल को अगर सीपीयू ई और एफ को मांगता है तो तुम्हें रैम के पास नहीं जाना पड़ेगा ई एफ ढूंढने के लिए, तुम्हारे पास सीधा कैश में पड़ा तुम दे दोगे। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे मिस रेट तो कम हो जाएगा। लेकिन चलो मिस रेट कम हो गया, और क्या कम होगा इससे, कौन से मिस कम होंगे इससे, कैपेसिटी मिस कम हो गया इससे। कैपेसिटी मिस, कैश का साइज बढ़ा दिया तो कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी मिसेस कम हो गई। इसके नुकसान क्या है, तुम्हें पता है हम कैश को छोटा क्यों रखते हैं साइज में। कैश को छोटा इसलिए रखते हैं क्योंकि फास्ट होता है। अगर हमने कैश की साइज बड़ा कर दिया तो इंडेक्सिंग बढ़ जाएगी। जहां एक सिटी में 100 घर थे और तुम्हें एक पोस्ट कार्ड पहुंचाना था, तुम 100 में से ढूंढ रहे हो कि कौन से घर में पहुंचाना है। अब उसी सिटी में अगर 1000 घर हैं तो तुम्हें 1000 घर फाइंड करने पड़ेंगे ना कि किस में पहुंचाना है। तो अगर तुमने कैश का साइज बढ़ा दिया तो तुम्हारी प्रोसेसेस स्लो हो जाएंगे। ये इसका नुकसान है लार्ज कैश साइज का। तीसरा क्या ले सकते हैं हम, हायर एसोसिएटिविटी। हायर एसोसिएटिविटी हो सकती है। हायर एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी हमने पढ़ी कि 2 वे एसोसिएटिव भी हो सकता है, 4 वे भी हो सकता है, 16 वे भी हो सकता है। अब उसी वक्त मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा तो तुम 32 वे भी कर सकते हो, 64 भी कर सकते हो, लेकिन एक पीक आती है जहाँ पे एफिशिएंसी हमारी उसके बाद कम होने लग जाती है। एक टाइम आता है जब तक हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसके ज्यादा अगर हम सेट करने लग जाते हैं, सेट ज्यादा एसोसिएटिविटी करने लगे तो हमारी एफिशिएंसी कम होने लग जाती है। क्यों, देखो अगर 4 वे सेट एसोसिएटिव है तो तुम्हारा ये कैश है, चार चार ब्लॉक्स का एक सेट बना होगा, 4 ब्लॉक्स का एक सेट, वैसे बहुत सारे सेट होंगे। वहीं पे अगर 16 वे एसोसिएटिव है तो कैश मेमोरी उतनी है, बट बहुत सारे 16 का एक सेट बना होगा। अब जब सीपीयू तुम्हें कोई एड्रेस देगा, सीपीयू ने तुम्हें एड्रेस दिया, उससे तुमने सेट नंबर पता कर लिया कि कौन सा सेट में मेरा डेटा पड़ा है। तुमने सेट नंबर पता किया इस वाले में, तो सपोज करो कि यहाँ पे अगर टोटल 64 ब्लॉक्स थे, 64 ब्लॉक्स टोटल थे, और 4 ब्लॉक्स एक सेट में है, तो टोटल सेट कितने हो गए 16। यहाँ पे भी 64 ब्लॉक्स थे लेकिन एक सेट में 16 ब्लॉक्स है, तो यहाँ पे 4 सेट हो गए। अब देखो ध्यान से देखना, सीपीयू ने एक एड्रेस दिया, उस एड्रेस में सेट नंबर दे रखे हैं, सेट नंबर दे रखे हैं, टैग एड्रेस दे रखे हैं, टैग बिट्स दे रखे हैं। सेट नंबर से क्या होगा, हम सेट नंबर सेट पता करेंगे कि कौन से सेट में हमारा डेटा पड़ा है। टैग वाले से क्या होगा, हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर सेट के अंदर कौन सा ब्लॉक हमें चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सेट। अगर सीपीयू ने एक एड्रेस दिया और उसमें सेट नंबर हमें पता चला, तो इस वाले केस में हमें 16 कंपैरिजन करने पड़ेंगे कि हमारा सेट नंबर किस वाले सेट नंबर से मैच हो रहा है। जो हमें एड्रेस से नंबर मिला है वो इस कैश में किस वाले से मैच हो रहा है, तो टोटल मैक्सिमम हमें 16 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें 4 ही कंपैरिजन करने पड़े, तो बेसिकली ये फास्ट हुआ। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक बार तुमने कंपैरिजन कर लिया और तुम्हें सेट पता चल गया, उसके बाद ब्लॉक ढूंढने के लिए तुम्हें सिर्फ 4 ही कंपैरिजन करने पड़ेंगे। यहाँ पे तुम्हें एक बार सेट मिल गया, उसके बाद ब्लॉक ढूंढने के लिए तुम्हें 16 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। क्यों 16 करने पड़ेंगे, क्योंकि 16 ब्लॉक्स है एक सेट के अंदर और उनमें से एक ही ब्लॉक को सीपीयू ने मांगा। तो ये दोनों ऐसा है कि एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी को बढ़ाओगे तो पहली कम हो जाएगी। इसलिए पीक आती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहां पे एफिशिएंसी तुम्हारी मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा नहीं सकते।
फोर्थ क्या होता है तरीका, मल्टी लेवल कैशेस। हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमें हिट टाइम को हटाना है, घटाना है, हमें मिस रेट को घटाना है, हमें मिस पेनल्टी को घटाना है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कैश को हम L1 L2 L3 पे क्यों डिवाइड करते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारा हिट टाइम कम हो जाता है, तो हमने हिट टाइम घटा दिया। ठीक है, और क्या होता है अच्छा, ये जो टेक्निक्स अभी चार डिस्कस की हैं, ये चार टेक्निक्स होती है बेसिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, बोलते हैं बेसिक कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ। मल्टी लेवल कैशेस, इसमें क्या होता है हमारा हिट टाइम बढ़ जाता है। अच्छा, इसका ड्रॉबैक क्या है कि हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कैशेस को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत क्रूशियल होता है, जितने ज्यादा लेवल्स में हम डिवाइड करते हैं हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उसी उसकी भी एक पीक है कि हम इतनी कॉस्ट में इतनी ज्यादा एफिशिएंसी दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो यूजुअली क्या होता है हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं कैश को। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कि एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या होती है। एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में आती है पहली वे प्रिडिक्शन। सपोज करो ये तुम्हारे पास कैश है, कैश के अंदर दो वाले सेट पड़े हैं, सेट 0 सेट 1 सेट 2। अगर तुम्हें पता चल जाए कि जो मेरा सीपीयू है वो सेट 0 को एक्सेस कर रहा है सेट 0 को एक्सेस कर रहा है, लेकिन सेट 0 में भी जो नीचे वाला सेट 0 में दो है ना, B0 और B1, वो B1 को एक्सेस कर रहा है। चलो तुमने देख लिया कि इस बार B1 को एक्सेस किया, थोड़ी देर बाद वापस से सेट 0 पे आया, सेट 0 पे आके फिर वापस उसने B1 को एक्सेस किया, थोड़ी देर बाद वापस सेट 0 को एक्सेस किया, फिर वापस B1 को एक्सेस किया। तो हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि जो सीपीयू है ना वो B1 को ही एक्सेस कर रहा है, B0 को एक्सेस नहीं कर रहा है अभी। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा बिट लगा के चलते हैं, एड्रेसेस के साथ कह लो या कहीं पे भी, उससे हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर सेट के अंदर हमें कौन से वाले ब्लॉक को सर्च करना है सबसे पहले। जैसे मान लो B0 था, B1 था, B2 था, B3 था, मान लो 4 वे सेट एसोसिएटिव था। हमने देखा कि B2 को बार बार एक्सेस किया जा रहा है, B0 B1 B3 को किया ही नहीं जा रहा है। तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि सेट इस पर्टिकुलर ये जो सेट है सेट 0, सीपीयू ने सेट 0 की रिक्वेस्ट किया, तो हम पहले B0 B1 को कंपेयर नहीं करेंगे, हम सीधा ही B2 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि उधर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हमारा हिट हो जाएगा, जिससे हमने थोड़ा टाइम बचा लिया। ठीक है, अगर B2 पे हिट नहीं मिला तो क्या होगा, फिर हम बाकी भी चेक कर लेंगे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है पावर गेटिंग। पावर गेटिंग बिल्कुल सिमिलर टू वे प्रिडिक्शन है। जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा कि B2 को हम देख रहे हैं, हमारे पास B0 था, B1 था, B2 था, B3 था। जो B2 है इसको बार बार एक्सेस किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो B0 B1 है इनको जो हम पावर दे रहे हैं ताकि ये अभी चलते रहे, हम एक बार इनको पावर देना बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी पावर कंजम्पशन घट जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि सीपीयू में पावर कंजम्पशन घटे, जो हमारी मेमोरी यूनिट्स हैं उनमें पावर कंजम्पशन बढ़े घटे। पावर कंजम्पशन घटेगी तो ऑब्वियसली हीट भी घटेगी, और हमारा जो वियर एंड टीयर है हमारे हार्डवेयर का वो कम होगा, तो स्पीड पे भी इफेक्ट कम पड़ेगा, स्पीड स्टेबल रहेगी। तीसरा तरीका क्या आता है, विक्टिम कैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टिम कैश, ये सीपीयू है, ये तुम्हारा कैश है। जब सपोज करो ये L1 है, ये सीपीयू है, और ये L2 है। सीपीयू ने L1 के अंदर A B C और D पढ़े थे, L2 के अंदर E F जस्ट सपोज करो G H I J K L भी पढ़े थे। ठीक है, सीपीयू ने एक्सेस किया L1 को L1 में A को कर लिया, B C D B C A D ऐसे करता गया, एकदम से उसने E को मांगा। अगर E चाहिए तो ऑब्वियसली हमें A B C D में से एक को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हमने सपोज करो कि बाहर निकाल दिया B को और उसकी जगह पे E को दे दिया, अगली टर्न में अगर सीपीयू ने B को मांग लिया तो क्या करेंगे, फिर हमें वापस से लेके आना पड़ेगा B को। इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। जहां हमारा इतना लंबा मिस टाइम लग रहा है हम उसको छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, L1 के साथ में एक छोटा सा कैश और लगा देते हैं, इसको बोलते हैं विक्टिम कैश। विक्टिम कौन होता है, ABCD में से हमने जिसको बाहर निकाला वो अब L2 में जाके स्टोर नहीं होगा,
वो विक्टिम में जाके स्टोर होगा। जैसे मान लो ए बी सी डी था, बी को बाहर निकालना तो बी यहाँ पे आया, यहाँ पे ई आ गया। अगली बार अगर सीपीयू ने बी को एक्सेस किया तो हम पहले विक्टिम कैश में देखेंगे, विक्टिम में मिल गया अगर बी तो हम बी को ले आएंगे, किसी और को मान लो सी को यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। तो ये फास्ट पड़ता है हमें, इससे हमारा हिट टाइम घटता है। हिट टाइम तो नहीं घट रहा, हमारी मिस पेनल्टी घट रही है। और ये हमारा मेन मोटिव था, मिस पेनल्टी भी घटाना चाहते थे हम। चलो और क्या होता है। हमने पाइपलाइनिंग पढ़ा था इंस्ट्रक्शन में, क्या हम कैश को भी पाइपलाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसकी स्टेजेस क्या बनाएंगे? स्टेज 1 बना ली हमने इंडेक्सिंग की, स्टेज 2 बनाई टैग रीडिंग की, स्टेज 3 बनाई एटीएम मिस चेक की, और स्टेज 4 बनाई डेटा ट्रांसफर की। ठीक है, ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जो कैश के अंदर फॉलो होती है जब तुम सीपीयू से कुछ एक्सेस करवाते हो कैश के अंदर। सबसे पहले जो कैश की इंडेक्सिंग, जो सीपीयू एड्रेस देता है उसमें हम सेट इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं, इंडेक्सिंग। फिर अगर हमें सेट नंबर मिल गया तो हम टैग पढ़ते हैं उस एड्रेस का। अगर हमें वो टैग भी मिल जाता है कैश के अंदर, फिर हम देखते हैं कि हिट है या मिस है। टैग तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर भी पता क्या होता है कि एक बिट होता है जो बताता है कि ये वैलिड है या नहीं है। जो मैंने तुम्हें कल नोट्स शेयर किए थे, अगर तुमने देखा है तो उसके अंदर वैलिड बिट्स लिखे थे मैंने, वैलिड और इनवैलिड बिट्स। तो अगर वैलिड हुआ तो हम डेटा ट्रांसफर करा देंगे, अगर इनवैलिड हुआ फिर हमें पता चलेगा कि ये मिस है। ठीक है, फिर हम डेटा ट्रांसफर नेक्स्ट वाले ब्लॉक से जाके करेंगे, यानी कि अगर L1 कैश था ये भी, अगर मिस हो गया तो हम L2 से डेटा लेके आएंगे, फिर डेटा ट्रांसफर कराएंगे आगे सीपीयू की तरफ। तो हम पाइपलाइन कर सकते हैं कैश को। कैश को पाइपलाइन करने का बेनिफिट क्या होगा? अगर सीपीयू ने एक रिक्वेस्ट भेजी, वो भी स्टेज 1 पे है, मान लो सीपीयू ने रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2, रिक्वेस्ट 3 भेजी। तो क्लॉक साइकिल 1 में रिक्वेस्ट 1 जो है वो इंडेक्सिंग पर होगी। क्लॉक साइकिल नंबर 2 पे जो रिक्वेस्ट 2 है वो इंडेक्सिंग पे आएगी, रिक्वेस्ट 1 चली जाएगी टैग रीडिंग पे। क्लॉक साइकिल नंबर 3 पे क्या होगा? जो रिक्वेस्ट 1 थी वो चेकिंग पे चल जाएगी कि हिट है या मिस है, रिक्वेस्ट 2 थी वो चली जाएगी टैग रीडिंग पे, रिक्वेस्ट 3 जो थी वो आ जाएगी इंडेक्सिंग में। तो इससे क्या हम मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ प्रोसेस कर पा रहे हैं। ये होता है पाइपलाइन, कैश को पाइपलाइन करने का तरीका। इससे क्या हो रहा है कि हम फास्ट कर पा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा पा रहे हैं सीपीयू की। और कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? मल्टी बैंक कैश। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि एक कैश है हमारे पास, इसके अंदर कुछ सेट है ये, ठीक है, यहां से हम डेटा ट्रांसफर करा रहे हैं सीपीयू की तरफ। क्यों ना हम ऐसा करें कि थोड़ा सिस्टम ही बदल दें। ये सीपीयू है, हमने ऐसे डिवाइड कर दिया कैश को, यहाँ पे हमारा सेट 1 पड़ा है, सेट 2 पड़ा है, सेट 3 पड़ा है, यहाँ पे सेट 4, सेट 5, सेट 6, सेट 7, सेट 8, सेट 9, 10, 11, 12। हमने अलग अलग ना इनके पोर्शंस बना दिए ऐसे, और हमने डेटा चैनल्स ऐसे 4 निकाल दिए यहाँ से। इससे फायदा क्या हो रहा है कि जब सीपीयू को इस वाले से कुछ एक्सेस करना है तो इधर एक्सेस की रिक्वेस्ट भेज दी, साथ में ही सीपीयू ने अगर इस वाले से कुछ एक्सेस करना है तो अगली ही क्लॉक साइकिल में इधर रिक्वेस्ट भेज दी। तो जैसे पहले इसका रिजल्ट यहाँ से जाएगा, वो प्रोसेस हुआ, तो अगली बार जो इसका रिजल्ट है उसके लिए वेट नहीं करना पड़ा सीपीयू को, वो भी हाथों हाथ आ जाएगा। इससे फिर से हम टाइम बचा रहे हैं। तो मल्टी बैंकिंग जो होता है कैश का, उससे भी हम एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं हमारे सिस्टम की। पावर गेटिंग क्या होता था? पावर गेटिंग ये होता था कि जिन ब्लॉक्स को हम यूज ही नहीं कर रहे, जिन ब्लॉक्स को सीपीयू यूज ही नहीं कर रहा, यानी कि कैश में तो पड़े हैं वो, लेकिन सीपीयू यूज नहीं कर रहा उनको,
तो हम उनको बेफालतू पावर क्यों दे रहे हैं? पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दे क्यों रहे हैं? देखो तुम्हारे सीपीयू में जो भी कंपोनेंट है, हर के पास इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज अवेलेबल रहती है, तभी वो काम करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हैं, तो वो बच जाएगी हमारी पावर। पावर बच रही है तो यानी कि हमारी हीट जो बढ़नी थी, जो सिस्टम के अंदर हीट बननी थी पावर की वजह से, वो भी कम होगी। अगर हीट नहीं बन रही तो जो वियर एंड टीयर होता है हमारे सिस्टम का, वो भी नहीं हो रहा। और जो वियर एंड टीयर नहीं हो रहा तो हमारे जो स्टैंडर्ड स्पीड है वो मेंटेन रहती है। मल्टी बैंक कैश। अच्छा, अब थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आते हैं। 6 नंबर, अर्ली रीस्टार्ट। ये सीपीयू है, ये कैश है, और ये रैम है। ठीक है, ये एक लाइन है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर 4 वर्ड पड़े हैं, ए बी सी ओ डी। ये वर्ड है, इस बार मैं ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो, इसको छोड़ो, ये जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक, इसके अंदर मेरे पास 4 वर्ड पड़े हैं, W1, W2, W3 और W4। सीपीयू ने क्या किया? सीपीयू ने मेरे से W3 मांगा। कैश ने देखा, कैश ने कहा कि यार मेरे पास तो W3 नहीं है। कैश गया रैम के पास, रैम के पास W3 मिल गया। अब क्या होगा कि मैंने तुम्हें बताया कि रैम से कैश के अंदर जो भी डेटा जाता है वो ब्लॉक्स में जाता है, टुकड़ों में नहीं जाता। पूरा का पूरा ब्लॉक उठ के जाएगा, तो यानी कि W1 जाएगा, फिर W2 भी जाएगा, W3 भी जाएगा, W4 भी जाएगा। ये चारों चीजें जाएंगी। आधा कुछ नहीं भेज सकते तुम। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले उसको भेज दें जो कैश को चाहिए? अभी नहीं कर सकते हम, अगली बारी में देखेंगे वो भी कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने W1 को भेजा। जैसे सपोज करो कि एक वर्ड जो था वो 4 बाइट्स का था। W1 4 बाइट्स का, W2 भी 4 बाइट्स का, W3 भी 4 बाइट्स का, W4 भी 4 बाइट्स का। और हमने माना कि ये जो बस है ना बीच में, कैश और रैम के बीच में जो बस है, जो कम्युनिकेशन बात है, ये एक बार में 4 बाइट्स ही लेके जा सकते हैं। जाएंगे तो पूरा का पूरा ब्लॉक ही जाएगा, जाएगा तो। लेकिन एक बारी में उसकी लिमिट है कि वो 4 बाइट्स डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे पहले W1 आया, फिर W2 आया, फिर W3 आया, W4 आया। एक बात बताओ, जब W3 यहाँ पे आ ही गया, सीपीयू ने मांगा भी था, तो हम W4 को लाने से पहले W3 को आगे भेज ही देते हैं ना। W4 तो आता रहेगा पैरेलली, इतने W3 भी प्रोसेस हो जाएगा। जब हम ये सिस्टम अपनाते हैं तो उसको बोलते हैं अर्ली रीस्टार्ट। अर्ली रीस्टार्ट में हम क्या कह रहे हैं, रैम के अंदर एक ब्लॉक पड़ा था, उस ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड्स थे, W1, W2, W3, W4। सीपीयू ने W3 मांगा था, लेकिन क्योंकि रैम से कैश के अंदर पूरा का पूरा ब्लॉक उठ के जाता है, तो W1, W2, W3, W4 चारों जाएंगे। तो हम ये कर रहे हैं कि जैसे W1 गया, कैश के अंदर देखा कि यार W1 आया, लेकिन हमें W3 चाहिए, नहीं मिला। W2 भी आ गया, नहीं चाहिए था। W3 आ गया। अब W4 को आना है, वो आके ही रहेगा। लेकिन क्योंकि हमें W3 मिल चुका है, तो क्यों ना हम सीपीयू को W3 दे दें ऑलरेडी। इससे क्या हो रहा है, हमारा थोड़ा टाइम सेव हो रहा है, इससे हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ रही है। अर्ली रीसेट जैसा ही एक है कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट। यहाँ पे हम थोड़े एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स यूज करते हैं, एक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूज करते हैं। इसके अंदर क्या है, ये हमारी रैम है। सेम वही कॉन्सेप्ट, रैम के अंदर एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड्स थे, W1, W2, W3, W4। सीपीयू ने W3 को मांगा। अब जाएगा तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक उठ के जाएगा, लेकिन हम कुछ ऐसा एल्गोरिदम यूज करेंगे, उससे क्या होगा कि W3 जाएगा पहले कैश के अंदर, फिर उसके बाद W4 जाएगा, फिर उसके बाद W1 जाएगा, फिर उसके बाद W2 जाएगा। यानी कि पहले ऐसे चले हम, फिर ऐसे आए, पहले ऐसे चले, फिर ऐसे। W3 पहले भेजा सीपीयू कैश के अंदर, W3 भेजा, फिर W4 भेजा, फिर W1, W2। अब जैसे ही W3 भेज दिया, तो सीपीयू को W3 चाहिए था। जैसे ही W3 कैश के अंदर आया, हमने साइमल्टेनियसली उसको सीपीयू में भेज दिया। ठीक है, ये होता है क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट। एक और कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, 8th नंबर मान लेते हैं उसको। इसको बोलते हैं हार्डवेयर प्रीफेचिंग। स्पेशियल लोकेलिटी का यूज होगा।
ये कैश है, ये रैम है। यहाँ पे एक ब्लॉक था जो सीपीयू ने मांगा, तो कैश ने यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया, रैम से उठाया कैश ने उन ब्लॉक्स को और अपने अंदर ले आया। वो साथ में कुछ और दूसरे सेट के भी ब्लॉक्स ले आया, क्योंकि सीपीयू को लग रहा था, कैश को लग रहा था कि उनकी भी जरूरत पड़ सकती है, उन दोनों के भी साथ में ले गया। इसको बोलते हैं हार्डवेयर प्रीफेचिंग। ये हार्डवेयर से हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं और उससे चला जाता है, इस उम्मीद में कि शायद सीपीयू इनको भी एक्सेस कर ले इन फ्यूचर। कोई अभी तक डाउट है? पाइपलाइनिंग में स्टेजेस बताया आपने, रिक्वेस्ट 1 2 3। सो ये जैसे पाइपलाइन लाइन चलती है वैसे ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, जैसे पाइपलाइनिंग में पाइपलाइन हमने चलते देखी थी कि इंस्ट्रक्शन फैचिंग होती थी, फिर डिकोडिंग होती थी, फिर एग्जीक्यूशन होता था, फिर मेम स्टेज आती थी, मेमोरी एक्सेस, फिर राइट बैक होता था, वैसे ही चलेगी। क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट में क्या होता है? क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट में देखो, ये सीपीयू है, ये कैश है और ये रैम है। ध्यान से देखना, प्लेसेस देखना, ये सीपीयू है, ये कैश है और ये रैम है मेरे पास। सीपीयू को चाहिए W3 चाहिए। ये W1 W2 W3 W4 क्या? देखो एक ब्लॉक होता है, रैम के अंदर ब्लॉक होते हैं, कैश के अंदर भी ब्लॉक होते हैं। एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं। हमने माना कि एक ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड्स हैं, W1 W2 W3 W4। ठीक है, ये चारों पड़े हैं रैम के अंदर, अभी कैश के अंदर नहीं है। सीपीयू को W3 चाहिए, तो सीपीयू कैश के पास रिक्वेस्ट भेजेगी मेरे को W3 ला के दो। कैश ने अपने अंदर देखा, कहता कि मेरे पास तो पूरा ब्लॉक ही नहीं है, ये मैं W3 दूं कैसे? कैश गया रैम के पास, रैम ने कहा हाँ, मेरे पास तो है ये पूरा ब्लॉक, मैं तुम्हें पूरा ब्लॉक भेज देता हूँ। कैश ने क्या कहा कि यार ऐसा मत करो, आप पता है क्या करो, पूरे ब्लॉक में से ना मेरे को पहले वो चीज भेज दो जो मेरे काम की है, W3, उसके बाद बाकी चीजें भेज दो। आपने भेजनी तो सारी है ही ना, आप पहले वो भेज दो जो मेरे काम की है, इतने में प्रोसेसर को वो दे दूंगा, उस पर प्रोसेसिंग प्रोसेसर करता रहेगा, और इतने में आप बैकएंड में मेरे को बाकी चीजें देते रहना धीरे धीरे। ये होती है क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट की एल्गोरिथम, कि W3 अगर मांगा तो पहले रैम ने कैश को W3 भेजा, फिर W3 के आगे जो भी था, W4 था तो W4 भेज दिया। अब एंड हो गया, फिर जो पहले के बचे हुए W1 और W2 बचे हुए थे, फिर वो भेज दिए। जब तक W4 W1 और W2 आ रहे हैं ना, तब तक W3 जो था वो ऑलरेडी प्रोसेसर के पास जा चुके हैं। इससे हमने टाइम बचा लिया, वरना तब तक प्रोसेसर खाली बैठा रहता जब तक W1 से W4 तक आते, फिर उसके बाद हम W3 दे देते। तो प्रोसेसर का वेस्ट जा रहा है ना, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे हैं, हम कभी नहीं चाहते हमारे रिसोर्सेज वेस्ट जाए। मल्टी बैंक कैश में क्या होता है कि यार अभी तक क्या था, कैश से सीपीयू एक ही लाइन से कनेक्टेड था। ठीक है, तो सीपीयू ने अगर किसी चीज को रिक्वेस्ट करना है तो वो एक बारी में एक ही रिक्वेस्ट भेज सकता है। अब क्या है कि हमने कैश को ना इस तरीके से अरेंज कर दिया 4 अलग अलग हिस्सों में या फिर 8 अलग अलग हिस्सों में, कि हर से एक एक कॉन्टेक्ट बना दिया सीपीयू का। सपोज करो 4 हिस्से थे, चारों हिस्से का नाम मैंने लिखा 1 2 3 4। ये बेसिकली ऐसा समझो कि मैंने 4 क्वाड्रेंट बना दिए कैश के, क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4। हर क्वाड्रेंट से एक कनेक्शन बना दिया सीपीयू तक का। अब जो सीपीयू है सीपीयू क्या करेगा, क्वाड्रेंट 1 से उसको कुछ डेटा चाहिए, तो उसने भेज दिया। क्वाड्रेंट 1 में डेटा कुछ रिक्वेस्ट चल रही है अभी, फिर उसने क्या किया कि यार जो अगला है ना मेरा इंस्ट्रक्शन है, मेरे को उसके लिए भी डेटा चाहिए, तो उसने क्वाड्रेंट 2 के पास भेजा, और क्वाड्रेंट 2 में पड़ा था वो। जब तक क्वाड्रेंट 1 से आएगा वापस डेटा, इतने में उसने क्वाड्रेंट 2 के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। पहले क्या हो रहा था, रिक्वेस्ट भेजी, डेटा मिला, फिर रिक्वेस्ट भेजी, फिर डेटा मिला, ये 4 अलग अलग चीजें चल रही है। अब क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट भेजी, अब जब तक दूसरा डेटा मिलेगा तभी हमने दूसरी रिक्वेस्ट भी भेज दी। इसको थोड़ा बना के भी दिखा देता हूँ। ये हम कौन से की बात कर रहे हैं अभी? मल्टी बैंक कैश की बात कर रहे हैं। मल्टी बैंक कहाँ पे? देखो मल्टी बैंक कैश में क्या होता है, पहले सीपीयू ने रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद क्या हुआ, उसको डेटा मिल गया, फिर उसके बाद उसने अगली रिक्वेस्ट भेजी, फिर उसको उसका डेटा मिला, ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। नॉर्मल सिनेरियो होता है। मल्टी बैंकिंग में क्या हुआ, क्योंकि हमने इस तरीके से हार्डवेयर को अरेंज कर दिया, रिक्वेस्ट भेजी हमने, हमें डेटा मिला, और उसी वक्त हमने रिक्वेस्ट 2 भी भेज दी। अगली बारी में हमें डेटा मिल गया रिक्वेस्ट 2 का, और उसी बारी में हमने रिक्वेस्ट 3 भी भेज दी। तो हम कम क्लॉक साइकिल्स का यूज कर रहे हैं, इससे हमारा स्पीड बढ़ रही है। वे प्रिडिक्शन क्या होता है? वे प्रिडिक्शन कहाँ पे किया मैंने? देखो
सपोज करो कि ये कैश है, कैश के अंदर ना बहुत सारे सेट बने हुए हैं, हर सेट के अंदर सपोज करो कि 4-4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये कैश है, कैश के अंदर बहुत सारे सेट बने हैं और हर सेट के अंदर 4-4 ब्लॉक्स हैं। जब सीपीयू कोई एड्रेस भेज रहा है कि मेरे को ये डेटा चाहिए, हम उसको डिकोड कर रहे हैं। डिकोड करने के बाद हमें पता चला कि सेट नंबर 1 को डिकोड करना है, मतलब सेट नंबर 1 में डेटा पड़ा है। हम सेट नंबर 1 में गए, हमने देखा कि उसके अंदर 4 ब्लॉक थे सेट नंबर 1 के अंदर, और सीपीयू ने थर्ड ब्लॉक का डेटा मांगा। चलो ठीक है, फिर सीपीयू ने वापस रिक्वेस्ट भेजी थोड़ी देर बाद, हमने डिकोड किया, हमें पता चला कि इस बार भी सेट 1 को मांग रहा है सीपीयू। सेट 1 में गए तो देखा फिर से ब्लॉक 3 को मांग रहा है। चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर वापस उसने रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट में हमने देखा कि फिर से सेट 1 को देख रहा है, सेट 1 में वापस से ब्लॉक 3 को ही एक्सेस करना चाह रहा है वो। तो हमें पैटर्न समझ आ रहा है कि यार सीपीयू जो रिक्वेस्ट कर रहा है ना अभी कुछ टाइम के लिए, तो उसको ब्लॉक 3 चाहिए, उसको ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 4 चाहिए ही नहीं इस वाले सेट के अभी। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे सीपीयू रिक्वेस्ट भेजता है तो यूजुअली हमें क्या करना चाहिए था कि हम पहले ब्लॉक 1 चेक करें कि ब्लॉक 1 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, ब्लॉक 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा, ब्लॉक 3 से टैग एड्रेस मैच हो रहा है, तो हमने ब्लॉक 3 भेज दिया। अब क्या हो रहा है कि हमें पता है कि जब प्रोबेबिलिटी है कि उसने वापस से ब्लॉक 3 मांगा होगा, तो हम ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को पहले चेक नहीं करेंगे, हम इस बार ब्लॉक 3 को पहले चेक करेंगे। हमें लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ब्लॉक 3 के हिट होने की, हमने ब्लॉक 3 को चेक किया, ब्लॉक 3 मिला, हमने ब्लॉक 3 दे दिया। अगर कोई केस ऐसा है जिसमें ब्लॉक 3 इस बार उसने नहीं मांगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको ब्लॉक 3 मांगना था, लेकिन उसने ब्लॉक 3 नहीं मांगा, उसको ब्लॉक 1 की जरूरत थी, तो ठीक है हमने ब्लॉक 3 देखा पहले, नहीं मैच हो रहा, ठीक है फिर हमने ब्लॉक 1 देखना शुरू कर दिया, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 4 हमें मिल जाएगा। तो वे प्रिडिक्शन से हम थोड़ा थोड़ा टाइम बचा रहे हैं हर बार एनालिसिस करके। समझ आया आयुष? अच्छा, कोई और डाउट है तुम्हें, किसी को भी? 20 लोग है भाई मीटिंग में, रिप्लाई तो करो। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, सबसे बढ़िया बात पता है क्या, आज हमने कितनी देर की क्लास लगाई है? 70 मिनट्स की लगाई है शायद, और हमारा वीक 7 कंप्लीट हो गया। वीक 7 इतना सही था। हमने 4 वीक्स कंप्लीट कर लिए, वीक 1, वीक 2, वीक 6 और वीक 7। चलो, कोई डाउट नहीं, आप समराइज कर देते हैं, समराइज कर, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, मैं समराइज कर देता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा और हैंडआउट्स तो भेज ही दूंगा मैं। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या देखा, हमने सबसे पहले सूडो एलआरयू को फिर से समझा था, फिर हमने देखा कि एवरेज एक्सेस टाइम क्या होता है। एवरेज एक्सेस टाइम होता है टोटल टाइम टेकन टू प्रोसेस एन इंस्ट्रक्शन, टू प्रोसेस एन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डिवाइडेड बाय टोटल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एवरेज एक्सेस टाइम का फॉर्मूला हमारे पास बन गया था हिट टाइम प्लस मिस रेट इंटू मिस पेनल्टी, ठीक है। फिर हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटेजीज थी जिससे हम कैश मेमोरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करने का मतलब कि हम ना स्पीड कम कर, जैसे कि हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं प्रोसेसर की। किन तरीके से? एवरेज एक्सेस टाइम को कम करके। एवरेज एक्सेस टाइम कम कब होगा? या तो हिट टाइम कम हो जाए, या मिस रेट कम हो जाए, या फिर मिस पेनल्टी कम हो जाए। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम तीनों में से किसी भी एक को कम करने की कोशिश करें, लेकिन बाकी दोनों अफेक्ट ना हो उस तरीके से कि वो बैलेंस आउट कर दे, हमें कम करना है ओवरऑल। तो हमने उसके लिए समझे कि टाइप्स ऑफ मिसेस क्या होता है। 3 तरीके के मिस होते हैं, कंपलसरी मिस, कॉन्फ्लिक्ट मिस, कैपेसिटी मिस। कंपलसरी मिस तब होते हैं जब कोई भी ब्लॉक को तुम पहली बार कैश के अंदर लेके आ रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट मिस तब होता है जब किसी ब्लॉक को तुम कैश के अंदर लेके आए थे, लेकिन तुमने उसको बाहर निकाल दिया क्योंकि तुम्हें कोई नया ब्लॉक चाहिए था, अब तुम्हें उसी ब्लॉक को वापस लेके आना पड़ रहा है, तो तुम्हारी एक्स्ट्रा मेहनत हो रही है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस। कैपेसिटी मिस, जब तुम्हारे पास कैपेसिटी कम पड़ जाए और तुम्हें ज्यादा ब्लॉक्स रखने थे कैश के अंदर। कैश मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन हमने बेसिक वाली पहले पढ़ी। लार्ज ब्लॉक साइज होगा, अगर हमने ब्लॉक साइज बढ़ा दिया तुम्हारा मिस रेट कम हो जाएगा, कंपलसरी मिस कम हो जाएंगे, लेकिन शायद हो सकता है कि हम ऐसा लार्ज ब्लॉक साइज करने पे यूजलेस डेटा ले आए, और जब लार्ज ब्लॉक साइज बढ़ेगा तो हमारी मिस पेनल्टी बढ़ जाएगी। जब मिस होगा तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा उस ब्लॉक को रीफिल करने के लिए। सेकंड ऑप्शन था कि हम कैश का साइज बढ़ा दें।
कैश का साइज अगर हमने बढ़ा दिया तो मिस रेट कम हो जाएगा, कैपेसिटी मिस भी कम हो जाएगी। लेकिन ये स्लो जो लिखा है, स्लो का मतलब है हिट रेट कम हो जाएगा, हिट रेट बढ़ जाएगा, हिट रेट नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं, हिट टाइम बढ़ जाएगा। हिट टाइम क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बड़ी सिटी है, बड़ी सिटी में घर को ढूंढने में हमें टाइम लगेगा ज्यादा, छोटी सिटी में कम टाइम लगता। फिर तीसरा तरीका था कि हम एसोसिएटिविटी बढ़ा दें। एसोसिएटिविटी में मैंने तुम्हें दूसरी बार बताया कि एसोसिएटिव में एक पीक आती है, उससे ज्यादा तुम एसोसिएटिव बढ़ाओगे ना तो तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हम नहीं चाहते हमारी एफिशिएंसी कम हो। एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहाँ पे हमें एफिशिएंसी हाईएस्ट मिलती है, हम उधर स्टक कर जाते हैं। यूजुअली हमारे सिस्टम्स में क्या होता है, 16 में सेट एसोसिएटिव होता है अभी, उस पे हमें हाईएस्ट एफिशिएंसी मिलती है। चौथा था मल्टी लेवल कैशेस, जो हमने अभी तक पढ़ा ही है, L1 L2 L3 होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि हम सीपीयू की स्पीड को मैच कर सकें, इससे हमारा हिट टाइम बढ़ जाता है। लेकिन इसके डाउन साइड्स क्या है? इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, स्पेस ज्यादा लेता है ये। फिर हमने कुछ एडवांस टेक्निक्स पढ़ी कैश को ऑप्टिमाइज करने की। नंबर 1 थी वेव प्रिडिक्शन। वेव प्रिडिक्शन में हम देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि सीपीयू कौन से ब्लॉक को बार बार मांग रहा है। तो जिस ब्लॉक को सीपीयू बार बार मांग रहा है तो हम उसी को पहले चेक करेंगे, बाकी ब्लॉक्स को चेक नहीं करेंगे। पावर गेटिंग सिमिलर टू वेव प्रिडिक्शन, जिस ब्लॉक को सीपीयू मांग रहा है उसी को एक्टिव रखेंगे, बाकी जो ब्लॉक्स है उनको पावर देनी एक बार बंद कर देंगे ताकि हमारे सिस्टम में हीट कम हो। थर्ड पढ़ा था विक्टिम कैश। विक्टिम कैश को होता है कि L1 कैश के अंदर कुछ पड़ा था, लेकिन हमें कोई नया ब्लॉक लेके आ रहे हैं, तो L1 कैश से एक ब्लॉक को निकालना पड़ेगा। अगर उसको निकाल के हमने L2 में भेज दिया, बाहर किसी पे भेज दिया, और अगली बारी में सीपीयू ने उसी को मांग लिया, तो हमारी मेहनत बढ़ गई। अभी हमने तो उसको बाहर भेजा था, अब वापस उसे अंदर लाना पड़ रहा है, मेहनत बढ़ गई, पेनल्टी लग गई हम पे। इसलिए हमने क्या किया, L1 कैश के साथ एक छोटा सा कैश और लगा दिया, विक्टिम कैश। अब L1 कैश से जो भी चीज हम बाहर निकालेंगे वो विक्टिम कैश में जाएगी पहले, विक्टिम कैश में जाएगी। अगर सीपीयू ने उस चीज को रिक्वेस्ट कर लिया तो विक्टिम कैश बहुत छोटा होता है और पास में होता है L1 कैश के, तो हम जल्दी से उसको ले भी आएंगे। फोर्थ पढ़ा हमने पाइपलाइन कर सकते हैं हम कैश को, अलग अलग स्टेज में डिवाइड करें। इससे क्या होगा कि हम एक ही बारी में सीपीयू की कई सारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पाएंगे। मल्टी बैंक कैश पढ़ा। मल्टी बैंक कैश में क्या होता है कि हम कैश को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं कि अगर सीपीयू एक रिक्वेस्ट भेज रहा है और उसको हम डेटा दे रहे हैं तो उसी वक्त हम सीपीयू की दूसरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर सकें। हम मल्टीपल चैनल्स बना देते हैं सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करने का। फिर हमने सिक्स पढ़ा अर्ली रीस्टार्ट। अर्ली रीस्टार्ट में क्या है कि सीपीयू ने W3 मांगा था तुमसे, लेकिन क्योंकि रैम और कैश के बीच में पूरा का पूरा एक ब्लॉक उठ के जाता है, तो W1 W2 W3 W4 ये पूरा का पूरा ब्लॉक उठ के जाएगा। हमने क्या किया, W1 आया कैश के अंदर, ठीक है आ गया, W2 आया ठीक है, W3 जैसे ही कैश के अंदर आया वैसे ही हमने सीपीयू को भेज दिया। अब उसके बाद W4 आएगा, हमने वेट ही नहीं किया ना W4 के आने का। W4 के आने का वेट करते तब तक सीपीयू और खाली बैठा रहता, हम नहीं चाहते सीपीयू खाली बैठे। हमने जैसे ही W3 आया हमने भेज दिया उसको सीपीयू के पास। सेवंथ जो था वो क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट था, ये बिल्कुल सिमिलर टू अर्ली रीस्टार्ट है। इसमें क्या कि सीपीयू फिर से W3 मांग रहा था, हमने क्या, कैश ने क्या किया, रैम को बोला कि यार मेरे को ना W3 चाहिए, तू तो मेरे को पूरा का पूरा ब्लॉक भेजेगा ही, लेकिन तू ऐसा कर, मेरे को पहले W3 भेज दे, वो चीज भेज दे जो मेरे काम की है, जो मेरे को सीपीयू को देनी है। बाकी चीजें तो अपने बीच में करते रहेंगे ना, तू आराम से भेज देना बाकी चीजें, पहले वो भेज दे जो मेरे को जरूरी है। फिर एट्थ था हार्डवेयर प्रीफेचिंग। हार्डवेयर प्रीफेचिंग जो भी तक हम करते आए हैं कि स्पेशल लोकेलिटी पे बेस्ड है। एक सेट अगर किसी ने मांगा कैश ने, हमें उसने दे दिया, तो हम दूसरे सेट का भी कुछ ब्लॉक लेके जा रहे हैं कैश के अंदर, हार्डवेयर प्रीफेचिंग। आज का हमारा यही था। ऑफसेट बिट्स, एक मिनट, इसमें न्यूमेरिकल है भाई, न्यूमेरिकल है इसमें, लेकिन न्यूमेरिकल मेनली जो तुमने कल किए होंगे अगर होमवर्क में, तो वही मेन है, उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके न्यूमेरिकल बनते हैं, कुछ अलग से नहीं बनता न्यूमेरिकल। उनमें तुम्हें ये बेस बोल देंगे कि यार जैसे इसके न्यूमेरिकल्स बेसिकली आज वाले लेक्चर्स के इसी से बनेंगे, एवरेज एक्सेस टाइम से। एवरेज एक्सेस टाइम को ट्वीक करते रहेंगे ये लोग। हार्डवेयर प्रीफेचिंग तुम मिस रेट कम करेगा ना यार, हार्डवेयर प्रीफेचिंग मिस रेट कम करेगा, बट हार्डवेयर प्रीफेचिंग में दूसरी चीजें भी हो सकती है कि तुम यूजलेस डेटा भी तो लेके जा सकते हो ना। जैसे हमने लार्ज ब्लॉक साइज पढ़ा था, तो हम यूजलेस डेटा भी लेके जा रहे थे उधर कई बार, तो हार्डवेयर प्रीफेचिंग में भी वो हो सकता है कि हम शायद यूजलेस डेटा ले जाए। हर चीज के कुछ प्रोज होते हैं, हर चीज के कुछ कॉन्स होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि पर्टिकुलर इस फील्ड में क्या चीज हमें ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगी। ऑफसेट बिट्स एक्सप्लेन करना, ऑफसेट बिट्स एक्सप्लेन करते हैं।
देखो जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, हमने देखा था कि एड्रेस 3 टुकड़ों में बटा होता है। एक होता है टैग एड्रेस, मतलब टैग बिट्स, फिर होते हैं सेट इंडेक्स बिट्स, फिर होते हैं ब्लॉक ऑफसेट बिट्स। देखो ये एड्रेस जो है ना, ये सीपीयू ने भेजा हमें। किसको भेजा? कैश के पास। कैश ये है। ये मैंने 2 सेट बनाए हैं, हर सेट के अंदर 2-2 ब्लॉक रखे हैं। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ, सपोज करो कि एक ब्लॉक के अंदर 3-3 वर्ड्स हैं। ठीक है, 3-3 वर्ड्स की जगह बना ली मैंने। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम सेट इंडेक्स को डिकोड करेंगे। इसको डिकोड किया स्टेप 1 में। इसको डिकोड करके हमें पता चल गया कि हमें इसमें जाना है कि इसमें जाना है। सेकंड नंबर पे हमने टैग मैच किया। टैग देखा तो ये जो ब्लॉक्स है ना, जो डेटा पड़ा है, हर ब्लॉक के साथ में कुछ टैग बिट्स अलग से होते हैं, हर ब्लॉक के साथ में। तो सेकंड नंबर पे हमने देखा कि जो ये वाला टैग बिट है, ये वाले जो है, ये एग्जैक्टली मैच होने चाहिए इन दोनों में से किसी एक से। अगर हमारा फर्स्ट ये वाला सेट जो है, ये हमें पता चल गया, तो हम अगला स्टेप, सेकंड स्टेप में ये देखते हैं कि ये जो टैग बिट्स हैं, इन दोनों में से किसी एक से एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। सपोज करो कि इसके साथ मैच हो गए। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या? ब्लॉक ऑफसेट। ये क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक, अब तुमने ये ब्लॉक चूज किया है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में तुम्हें सीपीयू को क्या देना है? ये फर्स्ट वर्ड देना है, सेकंड वाला वर्ड देना है कि थर्ड वाला वर्ड देना है? वो ब्लॉक ऑफसेट बताता है। अब कल के एग्जांपल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और कल के एग्जांपल में हमारे पास 6 बिट्स थे ब्लॉक ऑफसेट के। ठीक है, यहाँ पे मान लो 0 1 0 1 1 0। कल के एग्जांपल में ये जो 4 बिट्स थे ना, ये बता रहे थे वर्ड नंबर, कि कौन सा वर्ड है। क्योंकि कल के एग्जाम्पल में मेरे पास 16 वर्ड्स थे, एक ब्लॉक के अंदर हमारे पास 16 वर्ड्स थे। तो ये जो शुरू के 4 बिट्स हैं, ये बताते हैं कि वर्ड नंबर 0 से लेकर वर्ड नंबर 15 तक कौन सा हमें सेलेक्ट करना है। ये वाले जो बिट्स हैं, ये ऑफसेट है। ऑफसेट, इनको ऑफसेट बोलते हैं। क्यों? ये जो 16 वर्ड्स है ना यार, मैंने तुम्हें बताया कि एक वर्ड जो है, ये मान लो मैंने 1 वर्ड लिखा W1। हो सकता है कि ये W1 ना 2 बाइट का है, 2 बाइट का। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मेरा W1 है, ये फर्स्ट नंबर बाइट है, ये सेकंड बाइट है। ये जो है ना, ये वाले लास्ट के 2 बिट्स ये बताते हैं कि ये फर्स्ट बाइट मेरे को देखना है कि सेकंड बाइट देखना है। ये वर्ड था, पूरा के पूरे वर्ड के 2 हिस्से कर दिया। अगर वो 2 बाइट का वर्ड है तो हमने उसके 2 हिस्से कर दिए और बता रहे हैं कि फर्स्ट बाइट सीपीयू को चाहिए कि सेकंड चाहिए। ये थोड़ी एडवांस चीज है जिसका हमारे पास अभी यूज नहीं है। न्यूमेरिकल्स में तुमसे पूछा जाए तो तुम देख लेना, ऐसे यूज होता है। जितने टोटल तो तुमने निकाल लिया कि ब्लॉक ऑफसेट के बिट्स कितने हैं। ब्लॉक ऑफसेट के बिट्स कैसे निकालोगे? ब्लॉक साइज देखोगे। ब्लॉक साइज अगर तुम्हारे पास 2 की पावर 6 है, यानी कि 64 बाइट्स था, तो यानी कि 2 के पावर 6 हो गया, तो 6 जो बिट्स हैं वो ब्लॉक ऑफसेट के बिट्स होंगे। सबसे पहले चीज तो तुमने ये देख ली, 6 बिट्स ब्लॉक ऑफसेट के। फिर जो 6 बिट्स ये हैं, ये वाले जो 6 बिट्स हैं, इनमें से कितने बिट्स वर्ड को बताएंगे? वर्ड नंबर। वर्ड नंबर यानी कि टोटल वर्ड्स थे हमारे पास कल 16 वर्ड्स पर ब्लॉक। 16 का मतलब 2 के पावर 4। तो ये जो शुरू के 4 बिट्स होंगे, ये वर्ड नंबर बताएंगे। बाकी के लास्ट के जो भी बिट्स बचे, लास्ट के जो भी जितने भी बिट्स बचेंगे, वो बताएंगे कि हमारा उस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर अगर 4 बाइट का वर्ड था तो हमें सीपीयू ये मांग रहा है, ये मांग रहा है, ये मांग रहा है, ये मांग रहा है। ये थोड़ा इसका कोई प्रैक्टिकल अभी यूज नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि वो वर्ड का बताता है बाइट कौन सा चाहिए। सीपीयू को पर्टिकुलर चीजें चाहिए होती है, तो वो पूछता है कि कौन से बाइट चाहिए मेरे को। ठीक है, हिट टाइम कब इंक्रीज होगा? अगर 32 वर्ड्स होते इसमें, अगर 32 वर्ड्स होते तो 2 की पावर 5 बनता। हाँ, फिर एक बिट ही होता, एक बिट होता जो बताता कि ऑफसेट क्या। चलो ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। बाय बाय।